नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। पीके क्यों कह रहे हैं जातीय गणना आखिरी दांव है? पीके बराबर कहते रहे हैं, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और बिहार की सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के, उनके काम को लेकर के, और जो ये जातीय गणना वाला जो मिशन है और जो ये बात है, इसे भी लेकर वो बराबर कह रहे हैं कि इससे होना जाना कुछ नहीं है। कई आरोप एक साथ लगा दिए और पीके ने स्पष्ट किया कि बस अब हो गया, नीतीश कुमार का काम तमाम है, क्योंकि राजनीतिक तरीके पर, राजनीतिक तौर पर जो ये करना चाह रहे थे, क्योंकि ये बराबर अंतर स्पष्ट करते हैं। तब वाले नीतीश कुमार, अब वाले नीतीश कुमार, जब हम साथ में थे तब क्या थे, और जब पीके खुद कहते हैं कि, प्रशांत कहते हैं कि जब हम उनके साथ नहीं है तो अब नीतीश कुमार क्या है। तो ये सारी बातें वो समझाने की कोशिश करते हैं और इस बात तो जातीय गणना को उन्होंने आखिरी दांव बता दिया। तो एक छोटी सी रिपोर्ट हम सामने रख रहे हैं और छोटी सी रिपोर्ट के बाद सीधे चर्चा पर आएंगे, डिबेट शुरू करते हैं। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पर आए दिन प्रशांत किशोर के निशाने पर रहते हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में पीके ने जातीय गणना को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल पूछे। प्रशांत कहते हैं कि मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को इनसे कोई फायदा नहीं है, ये राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आरोपों के लिए प्रशांत क्या तर्क देते हैं वो भी सुन लीजिए। 18% मुसलमान है। मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है? भागीदारी आप थोड़े ना दे दीजिएगा भाई, ये तो सब पर कुंडली मारकर ये खुद बैठे हैं। और जहां तक राजनीतिक बात है तो इन दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं। ये जरा बता दें कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने विधायक बनाया है। आरजेडी के अभी जो 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं, जरा ये बता दे। नीतीश कुमार ने कितना दिया, हम तो उस दल में रहे, नीतीश कुमार कितना अति पिछड़ा को टिकट दिए है, ये बता दे। प्रशांत किशोर ने सवाल नीतीश सरकार पर खड़े किए तो जवाब जेडीयू की ओर से आया। कहा गया, सरकार ने जातियों की हिस्सेदारी को सार्वजनिक किया है, सत्ता में भी हिस्सेदारी सरकार ही तय करेगी। आप पहले सर्वप्रथम यह स्पष्ट करिए कि जाति सर्वे की रिपोर्ट सही है ना? अगर सही है तो हिस्सेदारी हमने दी है, हिस्सेदारी हम देंगे। जाहिर तौर पर जाति के चक्रव्यूह में फंसी सियासत की चक्की बड़ी तेजी से बिहार में नेता घुमा रहे हैं। चुनाव से ऐन पहले जाति का तड़का सियासी थाली में खूब परोसी जा रही है। देखना होगा चुनाव में जाति वाली सियासत से किसे और कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीके बराबर कह रहे हैं कि भाई आखिरी दांव है। नीतीश कुमार को वो बता रहे हैं कि अब थक चुके हैं, अब बिहार में जो उनकी प्रासंगिकता है वो खत्म हो रही है और इस वजह से नीतीश कुमार को लेकर वो बराबर अपनी बात कहते रहे हैं। उनकी सोच को लेकर, उनकी समझदारी को लेकर, उनके बोलने जैसी बात को लेकर बहुत सारी चीजें जिसे प्रशांत किशोर पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। हालांकि इसका क्या फायदा नुकसान उन्हें हो रहा है ये भी सरेआम है, सभी को समझ में आ रहा है। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। प्रोफेसर सुनील मेहता, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। जय यादव जी का स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से। ज्ञान रंजन जी का स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस से। और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस आंकड़े को समझना होगा जो आज आरोप पीके ने लगाए। सबसे पहले स्क्रीन पर जरा हम अगर आ जाएं तो इस पर ज्यादा समझ पाएंगे कि पीके ने क्या आरोप लगाए हैं एक एक करके। तो पीके क्यों कह रहे हैं जातीय गणना आखिरी दांव है, तो एक एक करके समझना होगा इस पर जो उनके ऊपर आरोप है। मामला यह है कि पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भविष्यवाणी की है, जातीय गणना को नीतीश के लिए अंतिम दांव बताया है। इसके बाद वाली जो स्लाइड है ये सारी कुछ पीके से जुड़ी हुई है। प्रशांत किशोर ने जो कहा, ठीक है, 18% मुसलमान हैं और मुसलमान समाज के कितने लोग इनके विधायक इन्हें बनाया गया, यह सवाल आरोप के तौर पर पीके ने पूछे। मुसलमान कितने मंत्री बनाए गए हैं, बजट कितना है, यह पीके ने पूछा है। तो सवाल तो है कि पीके जब भी हमला करेंगे आंकड़ों के जरिए करेंगे। सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है या उप मुख्यमंत्री के पास, यह बराबर वो कहते रहे। और 10 से ज्यादा विभाग की बात उन्होंने कही जो इन लोगों के पास है। अब भविष्यवाणियां जरा देखिए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है, ये पीके कह रहे हैं। इसके अलावा आप समझिए, ये डूबते हुए राजनेता नीतीश कुमार का अंतिम दांव है जो ये जातीय गणना वाला जो फॉर्मूला है उसे लेकर उन्होंने कहा है। पीके भविष्यवाणी करते हैं, समाज में आग लगाकर बांटकर किसी तरह अपना काम चला ले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है।
मैं लिखकर दे रहा हूं 2024 में जेडीयू को कितनी सीट आएगी, ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं और पीके बराबर ये कहते रहे, लेकिन सीटें जरा समझिए। 5 सीटों की बात, जेडीयू को अगर 5 सीट आ जाए तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं सार्वजनिक तौर पर, ये प्रशांत किशोर कहते हैं, और ये अंतिम दांव है, इसका भी कोई असर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि प्रशांत किशोर जब भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उसका कुछ मतलब और मायने भी है। इस डिबेट को हम जरा शुरू करते हैं और बात करते हैं। बड़ी बात उन्होंने तो कही है, अगर जेडीयू के प्रवक्ता इस डिबेट में होते तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं वो बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि सवाल अगर कड़े लग रहे हैं, सवाल अगर बड़े लग रहे हैं तो उत्तर भी आप बनाकर अगर चलेंगे तो बढ़िया होगा। लेकिन इस डिबेट में जेडीयू को शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। ऐसे में जरा हमें बढ़ना होगा। सरकार में जो दूसरी कह लीजिए कि सबसे ज्यादा नंबर वाली पार्टी है आरजेडी, अजय यादव हमें जरा बता पाएंगे कि ये भविष्यवाणी अजय यादव जी कितनी मजबूत है, और जो पीके कह रहे हैं उस बात पर क्यों ना भरोसा किया जाए। जो पीके कह रहे हैं इस पे क्यों भरोसा किया जाए विवेक जी। आज ये कहते हैं कि आखिरी दांव लगा दिए हैं नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना को लेकर के। ये जातीय जनगणना की बात कुछ 1 महीना पहले तो शुरू नहीं हुई। तेजस्वी यादव जी शुरू से जातीय जनगणना हो इसकी वो लड़ाई लड़ रहे थे, और अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़े तो वो इसलिए क्योंकि बीजेपी खिलाफ में थी जातिगत जनगणना के। तो ये तो 2 साल 3 साल पहले से ये बात चल रही थी। फाइनली इतने बाधा दिया गया, कोर्ट में केस किया गया, सब कुछ बीजेपी द्वारा किया गया, बावजूद उसके जातिगत जनगणना का सर्वे हुआ और आंकड़े हमारे सामने आए। अब जब आंकड़े आ गए हमारे सामने तो सबको हिस्सेदारी मिलेगी। इस चीज से पीके बौखलाए हुए हैं कि उनका पत्ता अब जो भी वो सोच रहे होंगे 25 में शायद वो 1-2 सीट पे आए, लड़े न लड़े, हारे जीते जो भी, अब उनको लग रहा है उनका पत्ता एब्सोल्युटली खत्म हो गया है। एक वो बौखलाहट में इस तरह की बयान दे रही है। जनहित का काम हुआ है, जातिगत जनगणना हुआ है, समाज सोशल जस्टिस देने का काम होगा, वेलफेयर स्कीम्स आएंगे, फंड्स अलॉट किए जाएंगे, हिस्सेदारी बढ़ेगी, भागीदारी बढ़ेगी। तो पीठ थपथपाने के बावजूद वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये पीके का क्या ये है, इसका उत्तर क्या? पीके के आरोपों का कोई उत्तर है आपके पास? जितने आरोप लगा रहे हैं वो तेजस्वी को भी उसमें उन्होंने समेट लिया है। बिल्कुल, किससे कोई हम लोग इसका जवाब देना भी नहीं समझते हैं कि देना चाहिए। ये ना आरोप क्यों, वो तो आंकड़ों पर सवाल पूछ रहे हैं, आंकड़ों से जवाब दीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर इतने विभाग बांट लिए, या फिर मुसलमानों की आबादी उसकी हिस्सेदारी की बात अगर वो कह रहे हैं, क्या गलत है? ठीक है, इसका जवाब आंकड़ों से पेश कर दीजिए। बिल्कुल, जातिगत जनगणना हो गया है। अब जिनकी जो हिस्सेदारी है आप देख लीजिएगा, चुनाव में मिलेगा। ऐसे भी संगठन में आप देखें, ऐसे भी पंचायत स्तरीय अगर आप देखें तो वहां पे तो हो ही गया है रिजर्वेशन। तो अब जब सर्वे आ गया है तो अब सबकी हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट्स भी बांटे जाएंगे, और रिजर्वेशन भी होगा। तो सर्वे नहीं, मिठाई हो गई है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय, जरा बताइएगा, जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए। जिन आंकड़ों को लेकर प्रशांत किशोर सामने आए और जितनी मजबूती के साथ वो अपनी बात को कह रहे हैं, तो लिटरेचर में जवाब नहीं चाहिए। हमें जो लगता है साहित्यिक जवाब से काम नहीं चलेगा। आंकड़े पूछे गए हैं तो आंकड़ों से ही जवाब देना होगा, उन्हें बताना होगा ताकि उनकी जुबान बंद हो जाए। लेकिन पीके की क्या जुबान बंद करने वाला कोई उत्तर इनके पास नहीं है? आपको क्या लगता है? मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जैसे अगर पीके सवाल उठाए या बिहार का कोई नागरिक सवाल उठाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या स्थिति है बिहार में? कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? आज तो पलायन का दंश झेल रहा है बिहार आजादी के बाद। अर्बनाइजेशन 11% मात्र अर्बनाइजेशन हुआ है बिहार का। आप केरला से देख लीजिए, जहां का अर्बनाइजेशन का रेशियो क्या है और आपका बिहार का क्या है। वेलफेयर स्कीम की बात आप करते हैं कि हम वहां तक पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। आपके पास आर्थिक स्थिति क्या है? 15,000 करोड़ जीएसटी से और 35,000 करोड़ जो है इनकम टैक्स से जो आपका शेयर मिलता है 50 करोड़ और 2.5 लाख करोड़ का बजट है। या तो आप केंद्र की तरफ देखेंगे या वर्ल्ड बैंक से उधार लेंगे। क्या है आपकी आर्थिक स्थिति, क्या है? दूसरी चीज, समता मूलक समाज की बात आप क्यों नहीं करते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो क्या केवल राजनीतिक भागीदारी से समाज और बिहार आगे बढ़ जाएगा? क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी? क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। तो अगर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि अगर जाति की सच्चाई को आप समझते हैं तो उसके पास आपके पास साधन भी तो होना चाहिए।
साधन तो आपने कोई विकसित किया नहीं। अब जितने लोग हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स को भेजा गया कि जाइए ले आइए एनआरआई को और बिहार में उद्योग लगाइए, कितने उद्योग लगे जरा बता दीजिए, कोई डेटा है तो बता दीजिए। है कोई डेटा? एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा, माफ कीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अजय यादव जी, कोई डेटा है? आप डॉक्टर संजय को बता पाएंगे? इस वक्त बिहार की जनता देख रही है, कोई डेटा है तो सामने रखिए। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि बिहार में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, जितने भी चीज है सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लग रहे हैं। अगर आपको आंकड़े चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन विकास तो चौमुखी विकास हो ही रहा है। और यहाँ पे जब हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, नहीं, हम अभी जिस विकास की बात आप कर रहे थे, देखिए यहाँ पर तो है कि आखिरी दांव है भाई। नीतीश कुमार इससे पहले का इलेक्शन, डॉक्टर संजय आपको याद है? डॉक्टर संजय शायद आपको याद होगा, याद पक्का होगा। नीतीश कुमार ने कहा था अंत भला तो सब भला। उस समय नीतीश कुमार की क्या स्थिति थी? उस मंच से जब उन्होंने कहा अंत भला तो सब भला, ऐसा लगा कि भावुक हो गए हैं कि भाई इस बार कम से कम कर दीजिए, अगले 5 साल के लिए बुक कर दीजिए। तो क्या इस बार जो आखिरी दांव की बात पीके कर रहे हैं, दम है सर उसमें? नहीं, पूरा दम है। मैं तो बता रहा हूं कि ठीक है, आपने जो सर्वे किया, क्या किसी सोशल साइंटिस्ट ने किया? क्या आपने जितनी उपजातियां दिखाई, किसी सोशल साइंटिस्ट ने किया? क्या किसने किया? कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने किया। तो आपने कुछ जातियों को क्लब कर दिया और कुछ को फ्रैक्चर कर दिया। तो अगर उस पर लोकतंत्र में तो सवाल आपसे होंगे। तो ठीक है, आप अगर चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं कि कल्याणकारी योजनाएं वहां तक पहुंचे। अगर आपके पास डेटा नहीं था और ये इससे भी बड़ा सर सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भविष्यवाणियां उन्होंने कर दी कि 5 सीट से अगर अधिक आ गया तो हम माफी मांगने को तैयार है, ये भी उन्होंने पूरे दावे का। आप समझिए कि पीके का कैलकुलेशन आप समझिए, अभी तो उनकी बड़ी टीम काम करती है, तब की बात है जब उस समय भी टीम हुआ करती थी, लेकिन वो पार्टी वाइज काम करते हैं। हमें जरा बताइए, इस बार जो उनका ये दांव है, इस बार जो उनकी जो भविष्यवाणी है, ये कितनी सत्य होने जा रही है? वो अभी से नहीं कह रहे, वो कई महीनों से लगातार कह रहे कि बस 5 के अंदर ही, 5 से अधिक नहीं। नहीं, देखिए इस पर तो मैं कहूंगा कि देखिए राजनीति में तो परिस्थितियां बदलते रहती है। ठीक है, उनका हो सकता है प्रिडिक्शन, लेकिन प्रशांत किशोर गांव में तो हैं, जमीन में तो घूम रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी तो उनको पता है। लेकिन कल क्या परिस्थिति होगी ये मैं नहीं कह सकता हूं। हो सकता है कि जो आज उनका प्रिडिक्शन है कल वो सच साबित नहीं हो, उनको माफी मांगनी पड़े, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो बिहार की बात वो कर रहे हैं कि अगर आपके सामने सरफेस पर चीजें आ गई कि भाई इतनी जातियां हैं, इतनी उपजातियां हैं, और कल आप आर्थिक सर्वे भी आप रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण भी मॉनसून सत्र में रखेंगे, क्या आपके ने उसके लिए कोई साधन संसाधन की व्यवस्था की? कौन सा वेलफेयर स्कीम वहां तक आप पहुंचाइएगा? सवाल तो ये है। और ये जब सवाल वो जातियां पूछेगी कि अगर आपने हमारे हितों के लिए ये काम किया तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोविजन, क्या जवाब होगा? ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। ज्ञान रंजन जी जरा बताइए, बहुत सारे सवाल होंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं, दिन भर स्टडी करते हैं तब कुछ बोलते हैं। डॉक्टर संजय, हमें जरा ये बताइए कि ज्ञान रंजन जी, ये नुकसान तो फिर इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी अगर ऐसा हो गया, अगर इस भविष्यवाणी में अगर दम है, और पीके पर अगर आप भरोसा कीजिए, पुराने रिजल्ट को देख लीजिए, ठीक है, इक्का दुक्का हो सकता है कि वो उनके आंकड़ों के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है, अगर ये बात सत्य होती है तो फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। विवेक जी, पहले वो एक इवेंट मैनेजमेंट फिक्स्ड होकर ब्रांडिंग करते थे, कोई एक प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करके ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करते थे। अभी वो खुद प्रोडक्ट बनने के दौर में है। बात को समझिए, यहाँ 2 मेजर डिफरेंसेस हैं, इश्यूज हैं और ऑब्जेक्टिव हैं। पहले एक एस्टैब्लिश ब्रांड था, उसका वो पैकेजिंग रीपैकेजिंग करके ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करते थे। अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो, खुद अपने आप को प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, और प्रोडक्ट बनाने के लिए आदमी बहुत तरीके एनालिसिस प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से क्रॉस करता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आगे नाथ ना पीछे बघा, समझ रहे हैं बातों को? वो अपनी बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जब जैसा होता है मौसम वैज्ञानिक की तरह अपने रंग बदलते हैं और बातों को रख देते हैं। कौन है ये? क्या है उनका प्रेडिक्शन? वो किसी के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उनका प्रेडिक्शन अपने बारे में क्या है? उन्होंने तो कहा था 2 अक्टूबर के बाद हमें डिसाइड करके पार्टी बना लेंगे, अपनी बातों पे तो अमल नहीं रहे हैं। कौन है ये? लेकिन ठीक है ना, अपने आधार को तो समझ पा रहे हैं ना पीके, इतना तो है कि अपने आधार को समझ पा रहे हैं कि उनका आधार क्या। ठीक है, हमने कहा कि हम पार्टी बना लेंगे, हमें लगा कि नहीं हम उतने कुशल नहीं है, नहीं बनाया। हाँ तो बिल्कुल, तो जब आप ये मान रहे हो तो उनकी बातों की क्रेडिबिलिटी कैसी?
कैसी क्रेडिबिलिटी? पश्चिम बंगाल हमने देखा है ना, इसलिए लग रहा है। नहीं अच्छी वो बिहार हमने देखा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। विवेक जी मुझे बोलने दिया जाए, मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो उनकी बातें कर रहे हो उनका यूएसपी था, वो एक पैकेजिंग रीपैकेजिंग ब्रांडिंग। नहीं, आप ये मत कहिए कि किसी के पक्ष में बोले। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने जो रिजल्ट दिया है उसके आधार पर ये बात हम कह रहे हैं। विवेक जी मैं इसका जवाब देता हूं, बस शांति से सुनिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूं जो उन्होंने रिजल्ट दिया, वो किसका रिजल्ट दिया? किसी ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश ब्रांड था, उसको रीपैकेजिंग पैकिंग करके मैनेजमेंट करके प्रमोशन करके दिया। अभी बात दूसरी, अब उस लाइन में नहीं है, वो बिजनेस में नहीं है। 2014 भूल गए क्या आप? कर रहे हैं आप, बिल्कुल मैं आपको वही तो बोल रहा हूं। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं तो आप ही की बात को बोल रहा हूं और आप ही इस चैनल पे कह रहे हो। शायद आप मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप भी वही बात कह रहे हो जो मैं कह रहा हूं, वो अलग है। ये अभी जो दौर चल रहा है वो अलग है। एक बात बताइए विवेक जी बहुत ईमानदारी से, क्या बिहार में जो केंद्र का पैसा 14,000 करोड़ अभी जीएसटी का केंद्र सरकार ने नहीं दिया, क्या इस पे हमें नहीं लगता है कि इस पे चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए? क्या इतना इंपॉर्टेंट है वो? नहीं, आप टॉपिक मत बताइए ना, आप टॉपिक ज्ञान नहीं बता रहे। टॉपिक पर ज्ञान मत दीजिए। आज दिक्कत है, जातीय गणना आखिरी दांव कहा जा रहा है, नीतीश कुमार को बताने की कोशिश। आप इस पर मत बताइए कि पीके कौन है, क्या ब्रांडिंग कर रहे हैं, कौन सा तेल और साबुन बेच रहे हैं, ये मत बताइए। हमें ये बताइए इससे आपका क्या नुकसान होने जा रहा है और क्या फायदा होने जा रहा है, ये बताइए। मैं उनकी बातों को सिरे से खारिज करता हूं। कौन है वो? हु इज ही टू डिसाइड एंड से? बिहार में ऐसी कुछ नहीं चलेगा। मैं आपकी क्रेडिबिलिटी किसकी है? नीतीश कुमार जी ने जो बनाया है यहां पे देश में, जिसकी क्रेडिबिलिटी उसकी बात कीजिए। एक बिहार ने हमेशा की तरह से एक मार्गदर्शन दिया और इस बार भी सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातिगत सर्वेक्षण करा के एक देश को दिया है दिशा की, दीजिए कर सकते हैं जो केंद्र सरकार ने नकारा था, नहीं हो सकती। इसके डेटा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बाकी समझ से भी यार उस डेटे पे सवाल देखिए। वही तो मैं बोलूं, घंटी बजती है तो आवाज आती है। क्यों नहीं किया केंद्र सरकार ने? अगर इतना ही दिक्कत है केंद्र सरकार करा ले, कर दे हैंड्स प्रूफ की। प्रोफेसर सुहेली मेहता, रुकिए। प्रोफेसर सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से, पीके ने जो कहा, क्योंकि देखिए पीके आपके साथ काम कर चुके हैं, उनका मैनेजमेंट, उनकी दूरदर्शिता उसे भली भांति सभी लोग जानते हैं और टीम वर्क की तरह वो किसी रिजल्ट को लेकर आ रहे हैं। लेकिन बिहार में गांव-गांव प्रखंड स्तर पर अगर घूम रहे हैं और कोई डेटा रिलीज कर रहे हैं और ये पक्के दावे के साथ आरोप भी लगा रहे हैं, कई आरोप उन्होंने लगाए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर। हमें जरा बताइए कि क्या लगता है इन भविष्यवाणियों का क्या रिजल्ट आने वाला है और बीजेपी से अपने एंगल से कैसे समझ पा रही? देखिए, इन्होंने जो भी कहा, इन्होंने अपने अनुभव से कहा होगा, लेकिन हमारा ये कहना है इस पर, हमारी पार्टी का ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। जातीय गणना जो है, सर्वेक्षण जो है, और भारतीय जनता पार्टी सब दिन कमजोरों के पक्ष में रही है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो जनसंघ के ही सहयोग से आरक्षण लागू हुआ था। और उसके बाद 90 में जब लालू जी की सरकार बनी, तो उस समय भी जितनी भी बातें जो गरीबों के मसीहा जो माना जाता है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से वो सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई जी के समय में मंडल कमीशन लागू हुआ था, लेकिन जब बीपी सिंह जी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमें ये बताइए, पीके की बात सत्य लग रही है आप लोगों को? ये बताइए हमें। नहीं, हम तो यही बता रहे किसकी बात सही है और नहीं है, सब लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। नहीं, आपका तो एक्सपीरियंस भी है, आप तो नीतीश कुमार जी के साथ आपने काम भी किया, हमें बताइए। हम तो अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज आपको बता रहे हैं, जो मैंने देखा है वो प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सब दिन कमजोरों के साथ रही और जहां भी जिस भी तरह के रिजर्वेशन, तब आप जेडीयू में हुआ करती थी, आपको अपनी कमजोरी का एहसास था? आपको ऐसा लगता था कि नहीं हम बहुत कमजोर हैं? नहीं, जनता दल यूनाइटेड सब दिन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। तो ठीक है, तो आपको कमजोरी लगती थी तब कमजोरी लगती थी? अभी जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह रही थी राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता, नहीं, वो छोड़ दीजिए ना, वो तो हमें तो जानना जरूरी है ना कि ग्राउंड लेवल पर क्या था। तब आप जेडीयू में थी तो क्या कमजोरी लगती थी? ये फीलिंग होती थी अंदर से कि कुछ विटामिन मिलने चाहिए? नहीं, किस चीज की कमजोरी भाई? जब आप तो कह रही है कि कमजोरी का एहसास, वो काफी कमजोर थी, उसे सहायता की जरूरत थी, आप तो ही कह रही हैं। नहीं, देखिए, जब कोई भी कमजोर जाति के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, उसको मजबूत करने के लिए, हमें उसको मुख्य धारा में लाने के लिए
हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे ठीक रही है डॉक्टर संजय, समझ पा रहे हैं अभी पीके जो की बात जातीय के साथ सर्वेक्षण की बात कोई हुई, नहीं इसमें भी है, भारतीय जनता लेकिन खुद पार्टी अपनी बात जनता पर दल वो यूनाइटेड अभी के साथ थी। कायम है, मजबूती के साथ कायम है। पीके की बात पर एक एक्सपर्ट कमेंट चाहेंगे आपसे। नहीं, देखिए, एक चीज को मैं जरा स्पष्ट कर दूं और सारे पैनलिस्ट इससे सहमत होंगे। बिहारी चेतना का ही नहीं, राष्ट्रीय चेतना का एक बड़ा नायक हुआ इस राज्य में जयप्रकाश नारायण, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने तानाशाही के खिलाफ लड़ी। और सारे लोग, अभी जो लोग भी हैं, उन्हीं के ये को ढो रहे हैं। उसने कहा था क्या चीज, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। बिल्कुल। और उस समय सरनेम लोगों ने हटा दिया था। ये डॉक्यूमेंटेशन में है। उस समय सरनेम रखना लोगों ने बंद कर दिया था। कहे कि अगर बिहार का भला चाहते हो सर, हमने तो हटा दिया जातियों था में इसीलिए जी। हाँ। और समता मूलक समाज की बात की थी। तो अगर पीके कह रहे हैं कि ठीक है, अगर जो छूट गए हैं, जहां तक आपकी योजनाएं नहीं पहुंच रही है, पहुंचाइए, लेकिन ये कार्ड खेल करके बहुत दिनों तक समाज का लाभ। चलिए, इसीलिए पीके कह रहे हैं कि ये आखिरी दांव है। तो आप समझ लीजिए कि पीके ने जो कहा है, ये बात यहीं रुकने वाली नहीं है। और पीके जो कह रहे हैं उसमें पूरी ताकत उन्होंने लगाई, पूरा डेटा इकट्ठा किया, हमले भी कर रहे हैं तो आंकड़ों के जरिए कर रहे हैं, और बिहार की जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हालात यही है, सामने जो नेता है उनकी ताकत का एहसास हम करा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है ये भी आपके सामने है। विभागों की जहां तक बात है तो 10 से ज्यादा विभाग जो है इन्होंने खुद रखे हैं। कैसे रखे हैं, उनकी ताकत क्या है, सारी बातें पीके ने अपनी बात में कही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।